नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके पास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं और जिसमें हमने एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और उस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमने उस चैप्टर से जुड़े हुए जो बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, जहां पे हमने 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हम रिवीजन के साथ के लिए और भी सेशन लाते हुए, जिसमें हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं उसके और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। तो जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षारक और लवण। बिना समय को बर्बाद करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ कि विज्ञान केवल जानकारी का संग्रह नहीं है बल्कि सोचने का तरीका है। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं हमारे आसपास, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो विज्ञान केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, यह एक सोचने का तरीका है और उसी सोचने के तरीके से हमारा ये चैप्टर भी जुड़ा हुआ है। अम्ल क्षार का संतुलन प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। और इस चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे ये चैप्टर हमारी किचन केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, कि हम बहुत सारे रसायन हमारे रसोई घर में भी पाए जाते हैं और हमारी आंखों, अभी देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद जो हमारा इस सोचने का तरीका होगा हमारे किचन की तरफ, रसोई घर की तरफ, वो जरूर थोड़ा बदल जाएगा। क्योंकि अभी जो आप किचन के सामान को जैसे जिस तरीके से देखते हो, उसको देखने का नजरिया आपका मैं जरूर बदल दूंगा। अम्ल और क्षार के बेसिस पे भी हम उसको देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे, शुरुआत हम करेंगे अम्ल के गुण के साथ। अम्ल और क्षार के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी कुछ पढ़ा है, एक बेसिक आइडिया आपको अम्ल और क्षार के बारे में हमारी जो 7th और 8th की क्लास में कुछ चैप्टर रहे हैं उसमें रहा है अम्ल और क्षार के बारे में। तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और आगे जो चीजें ऐड होंगी वो भी हम उसको साथ में लेके चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अम्ल के गुण के साथ। तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा देखते हैं कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। इसको हम आगे चल के जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम बहुत सारी रिएक्शन के साथ भी हम इसको देखने वाले हैं कि कैसे जो अम्ल होते हैं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और दिखाई दे रहा होगा कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसे लिटमस, नीला लिटमस लाल लिटमस होता है, वो उसके हम सिमुलेशन के थ्रू भी देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो फिलहाल यहाँ पे हमको 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि एक तो पहला है अम्ल का स्वाद जो है वो कैसा होता है? खट्टा। हम सभी को ध्यान रखना है, जिसे इंग्लिश में सोर भी बोलते हैं। तो जो अम्ल है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है अम्ल के गुणों के बारे में, कि अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन से हमारा क्या मतलब है? H पॉजिटिव आयंस। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस, आपको पता होगा कि लिटमस जो होता है एक लाइकेन नाम के प्लांट से प्राप्त किया जाता है और उसको हम आगे सिमुलेशन के थ्रू भी देखने वाले हैं। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। ये 3 पॉइंट आपको अम्ल के गुण में ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे आइए, अम्ल का स्वाद हमने डिस्कस कर लिया, खट्टा यानी सोर होता है। अब उसके बाद पीएच का मान। अम्ल, अब देखिए पीएच स्केल, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि अम्ल के यानी एसिड्स के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए? 7 से कम। यानी जो उसकी रेंज हम आगे चल के पढ़ेंगे कि पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं, 0 to 14। तो जो उसमें एसिड की जो रेंज होती है वो 0 से 7 तक होती है, 7 से कम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
अम्ल 7 पे न्यूट्रल होगा और 7 से 14 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं वो बेसिक नेचर की होती है, यानी क्षार नेचर की होती है। और उदाहरण यहाँ पे आपके पास कुछ लिखे हुए हैं, नींबू, सिरका और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे चल के हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं, अम्ल जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसको भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं, किसमें? अम्ल और क्षार के गुणों के बीच में। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया स्लाइड में, ये हमारे अम्ल के भौतिक गुण थे। अब आते हैं क्षार के गुण की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या है, जो अम्ल थे वो स्वाद में खट्टे यानी सोर थे, और यहाँ पे जो आप क्षार को देख पा रहे होंगे तो ये स्वाद में कड़वा यानी बिटर इन टेस्ट होता है। क्या होता है? तो एक बेसिक डिफरेंस टेस्ट को रिगार्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं, ये काफी चिकने होते हैं। जो क्षार होते हैं अगर इनको हम टच करेंगे छूने पर ये साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। और अगर लिटमस पेपर पे अगर देखें इसका क्या फर्क पड़ता है, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल क्या कर रहे थे? अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर रहे थे, जबकि जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल दे रहे हैं? नीले में। इसको भी हम एक सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे आगे चल के। फिलहाल जो हमें जो बेसिक गुण यानी जो अम्ल और क्षार के जो बेसिक गुण हमें समझ में आए हैं कि स्वाद में जो क्षार है वो कड़वा, पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल का पीएच मान है वो 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा। बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम एसिड रेन की भी बात करेंगे जब हम पीएच स्केल को पढ़ेंगे, और वहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे टूथ डीके वगैरह कितने पीएच पे होंगे, उसमें ब्लड का पीएच क्या है, ये ह्यूमन यूरिन का पीएच क्या है। हम अलग अलग पीएच के बारे में बात करने वाले हैं जब हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्षार जो होते हैं यानी जो बेस होते हैं, जो उनकी पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। और कहां तक होती है? 14 तक। कहां तक होती है? 14 तक। पीएच स्केल मैंने भी बताया था आपको, 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। और यहाँ पे उदाहरण आप नीचे देख पा रहे होंगे, साबुन, बेकिंग सोडा और चूना। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं 3, साबुन, बेकिंग सोडा, ये हमारे क्षार के उदाहरण हो गए। तो एक बार क्विक रिकैप अगर हम करना चाहें तो अम्ल और क्षार के बीच में बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है कि पहला डिफरेंस तो टेस्ट को लेके हो गया, स्वाद को लेकर हो गया कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जबकि क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे अभी मिसिंग है कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्षार है वो कौन से आयन रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयंस। कौन से आयंस रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं हम इसको। H पॉजिटिव आयन अम्ल करते थे, OH नेगेटिव आयन कौन करेगा? क्षार करेगा। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। पहला तो स्वाद का हो गया, अम्ल खट्टे और क्षार कड़वे। दूसरा, अम्ल जल से अभिक्रिया करने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, जबकि क्षार जल से अभिक्रिया करने पर OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। आगे चल के हम इसको रिएक्शन यानी अभिक्रियाओं के माध्यम से भी देखेंगे इन सब चीजों को। दूसरा, पीएच मान पर अगर आए तो अम्ल के जो पीएच का मान होता है वो 7 से कम होता है, 0 से 7, जबकि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से लेके 14 तक। उसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं, क्षार लाल को नीला कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण भी इनके देखे। आइए एक बार, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अम्ल और क्षार के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो अभी हमने पहले की जो 2 स्लाइड्स थी उसमें दोनों के गुणों को समझ लिया कि जो अम्ल के भौतिक गुण क्या है और क्षार के भौतिक गुण क्या है। अब एक बार दोनों को सेम एक ही स्क्रीन पर अंतर की तरह अगर हम देख के समझना चाहें, और मुझे उम्मीद है कि इस स्लाइड के बाद आपके मन में अम्ल और क्षार के गुण यानी उनके बीच के अंतर को लेकर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए, पहला प्रॉपर्टी देखिए, मैंने प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे दोनों के डिफरेंस को रखा है। पहला हम देखने वाले हैं स्वाद को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो अम्ल है स्वाद में खट्टे, क्षार कड़वे। पहला डिफरेंस आपको क्लियर है। अब ज्यादा हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पिछली 2 स्लाइड पे इस पे काफी बात कर चुके हैं। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं, स्पर्श। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्षार जो होते हैं वो स्पर्श करने यानी छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, वहीं अगर हम अम्ल की बात करें
तो वो पानी जैसे होते हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर पीएच वैल्यू पे अगर हम आ रहे हैं तो जो अम्ल की पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम यानी 0 से 7। वहीं क्षार की पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 7 से अधिक होती है। कितनी होती है? 7 से अधिक। आयन को लेकर हम दोनों पे बात करें कि जो अम्ल हैं वो जल से अभिक्रिया करने पर कौन से आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो क्षार हैं वो जल से अभिक्रिया करने पे कौन से आयन देते हैं? OH नेगेटिव आयन। अब हम बात करेंगे लिटमस की। तो जो अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। और जो क्षार है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? सॉरी, अम्ल नीले को लाल और क्षार क्या कर देते हैं? लाल को नीला। ध्यान देना है डिफरेंस में, अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीला। तो ये है बेसिक डिफरेंस अम्ल और क्षार के बीच में। इन केस अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये था डिफरेंस हमारा अम्ल और क्षार के बीच में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे लिटमस पत्र का परीक्षण। तो रंग परिवर्तन की पहचान, जैसा कि हमने अभी बात किया था कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है और जो क्षार है लाल को नीला कर रहा है। अब ये कर कैसे रहा है? एक सिमुलेशन के थ्रू हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार लिटमस के बारे में जान लेते हैं कि हमने याद तो कर लिया कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज बदल दे रहा है, पर ये लिटमस है क्या? तो सबसे पहले लिटमस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सिमुलेशन पर जाने से पहले कि लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर होता है। सूचक मतलब इंडिकेटर। क्या करता है? जो कहां से प्राप्त होता है? जो लाइकेन से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होगा? हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। यह रसायनों की प्रकृति को का तुरंत संकेत देता है। संकेत से क्या मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। इस लिटमस की सहायता से हम बहुत ही आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं अभी हम देखने वाले हैं। फिलहाल एक बेसिक जानकारी आपको जो पता होनी चाहिए, लाल रंग क्या इंगित करेगा? लाल रंग क्या इंडिकेट करेगा? अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमने लिटमस पेपर को या लिटमस के सॉल्यूशन को डाला तो क्या होगा? तो जो लाल रंग है वो घोल अम्लीय यानी एसिडिक को डिनोट करेगा। किसको करेगा? जो लाल रंग है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि वो नीले को चेंज कर रहा है लाल में। अगर लाल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो विलेन कैसा है? अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का है। वहीं अगर हम बात करें नीले रंग की, तो जो नीला रंग है वो क्षारीय यानी एल्कलाइन नेचर, जिसको हम बेसिक भी बोल सकते हैं, उसको इंडिकेट करेगा। तो जो कलर में तो वैसे कंफ्यूजन नहीं है। लाल रंग एसिडिक सॉल्यूशन को यानी अम्लीय विलयन को, और नीला रंग क्षारीय यानी एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन को। यहां तक सबको क्लियर है? आइए अब एक सिमुलेशन के थ्रू हम इसको देखते हैं। यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब यानी दो परख नली में हमारे पास एक लाल रंग का विलयन है और दूसरी परख नली में नीले रंग का। ये क्या है? लिटमस। लाल लिटमस और नीला लिटमस आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और जबकि यहाँ पे एक बीकर और रखा हुआ है और उस बीकर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है सैंपल 1। क्या लिखा हुआ है? सैंपल 1। क्योंकि अगर हमने पहले से ही अगर वहां पे उदाहरण लिख दिया तो हम कभी कभार एग्जाम्पल को देख के बता सकते हैं। सपोज अगर वहां पे HCl लिखा होता तो आपको तो वैसे ही पता हो कि HCl एक एसिडिक है। तो जब हम लैब में, रियल लैब में जब इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं तो वहां पे हमें अननोन सॉल्यूशन मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार मैंने भी यहाँ पे सिमुलेशन में अननोन सॉल्यूशन ही लिया है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सैंपल्स हैं, तो उसमें से अभी हमने कौन सा सैंपल लिया है? सैंपल 1 लिया है। आइए इसको कैसे चेक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्रॉपर है हमारे पास। क्या है? ड्रॉपर। ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे। अब ड्रॉपर को ले जाके हमने अननोन सॉल्यूशन में डिप किया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि ड्रॉपर में सैंपल 1 की कुछ मात्रा आ गई है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ये एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय? आइए देखिए, अब हम इस ड्रॉपर को लेकर जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम परख नली 1 यानी टेस्ट ट्यूब 1 में इसको डाल रहे हैं। क्या कलर में कोई चेंज आया? कलर में कोई चेंज आया? उस परख नली में पहले भी लाल रंग था, अभी भी लाल ही रंग है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा इसका क्या मतलब हुआ,
अब सेम प्रोसेस हम टेस्ट ट्यूब 2 यानी परख नली 2 के साथ रिपीट करने वाले हैं। एक बार दोबारा से हम ड्रॉपर को सैंपल 1 में लेके जाएंगे और सैंपल 1 को ले जाके कहाँ कहाँ खाली करेंगे ड्रॉपर को, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 यानी परख नली नंबर 2 में। और अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब 2 में नीले रंग का जो हमारे पास लिटमस था वो अब किस में बदल चुका है, लाल में। मैं अब याद कीजिए जब हमने गुणों के बारे में बात की थी तो एसिड क्या करते हैं, नीले लिटमस को किस में बदल देते हैं, लाल में। क्या ठीक वही हुआ है यहाँ पे? तो आइए एक बार हम आंसर देके देखते हैं। यहाँ पे नीला लिटमस जो है वो लाल लिटमस में बदला है। अब हमें अपना आंसर लगाना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एसिड और बेस दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास है। हम एसिड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए करेक्ट का साइन आ गया। इसका मतलब जो हमने अपना आंसर मार्क किया है वो बिल्कुल ठीक है। इससे आपको क्या पता लगा कि जो सैंपल 1 है हमारा उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। क्या हमें उसके बारे में पहले पता था? नहीं पता था। हमने किसकी सहायता से, लिटमस की सहायता से, लिटमस के सॉल्यूशन की सहायता से ये पता लगाया कि कैसे वो जो ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है हमें वो एसिडिक नेचर का है। चलिए एक बार और रीसेट करते हैं हम इसको और एक बार हम कुछ ही देखिए, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सैंपल है। देखिए ओ लैब की साइट बिल्कुल फ्री है। इसे हम जैसे कि मैंने अपनी चैप्टर 1 के सोल्यूशन के टाइम पे भी आपको बताया था कि ओ लैब बिल्कुल फ्री है और आप लोग भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी सैंपल 1 को एसिडिक प्रूव किया है। यहाँ पे हमारे पास सैंपल 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक सैंपल्स है। कितने सैंपल्स हैं? 7 तक सैंपल हैं। मैं सारे यहाँ पे नहीं कराने वाला, हम एक सैंपल और ले लेते हैं। सैंपल 1 को हमने एसिडिक देख लिया। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेस है। मैं रैंडमली एक सैंपल और ले लेता हूं। कौन सा ले लें? एक ले लिया, लाइन से नहीं लेते, सैंपल 4 ले लेते हैं। चलिए, अब मुझे नहीं मालूम है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, पर हम इसको चेक करेंगे किसकी सहायता से, लिटमस की सहायता से, जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रॉपर्टी में कि जो एसिड है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम कितना भी जब रट्टा लगाओगे ना तो आप जरूर कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर आप समझोगे कि जो एसिड यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं और जो बेसिक होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो लाल लिटमस को नीले में बदल रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं। वो एक ही लाइन बार बार बोलने का रीजन ये है क्योंकि इसी लाइन पे कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल होती है इसी पे कंफ्यूजन कि कभी कभार हम जल्दबाजी में जब रटोगे तो वही होगा। आइए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और देखते हैं। हमने अब लिया है सैंपल नंबर 4। हमें नहीं पता कि सैंपल 4 एसिडिक है या बेसिक है। फिर वही काम, 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, एक में लाल लिटमस है, दूसरे में नीला लिटमस है। अब हम फिर से ड्रॉपर की सहायता से चेक करने वाले हैं। आइए, सिंपल आपको ड्रॉपर पे क्लिक करना है, ड्रॉपर को सैंपल 4 में जाकर डिसॉल्व करना है। ड्रॉपर में आप देख पा रहे होंगे सैंपल 4 की कुछ मात्रा आ चुकी है। अब पहले इसको हम टेस्ट ट्यूब 1 में डालेंगे। कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। सैंपल 4 में भी टेस्ट ट्यूब 1 में कोई चेंज नहीं हुआ। सेम प्रोसेस को एक बार रिपीट करना है हमें किसके साथ, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के साथ। यहां भी नीला लिटमस जो है वो लाल में बदल गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहां भी नीला लाल में बदल रहा है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन भी कैसा है, एसिडिक। हमने एसिड पे क्लिक किया, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे पता लगाया हमने, नीला लिटमस बदला लाल में, इसका मतलब एसिड। इसमें और भी सैंपल दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क भी हो सकता है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं ओ लैब की वेबसाइट को खोल के, जिसमें पहला ही एक्सपेरिमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हो सकता है कि जो हमें और कुछ सैंपल दिए हैं उसमें से जो लाल वाला लिटमस है वो नीले में बदल जाए, तो उस तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक। तो उम्मीद है कि जो लिटमस वाला जो गुण जो मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में कि जो एसिड्स होते हैं वो नीले को लाल और बेस जो होते हैं वो लाल को नीला, उसको मैं क्लियर कर पाया हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमने समझ लिया इसको, ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। अब क्या लिटमस पत्र परीक्षण है ये आपको क्लियर है कि कैसे होता है, नीले को लाल लाल को नीला समझ चुके हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कार्बनिक अम्ल।
तो कार्बनिक अम्ल को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो अम्ल है बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो अम्ल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं। और वहीं अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हम अलग से बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके जैसा कि हम किसी भी टॉपिक की जब शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा दिख रही होगी। ऐसे अम्ल जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने होते हैं और आमतौर पर पौधे, जीवों या प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे अम्ल जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन, यानी पूरी तरीके से कार्बनिक होंगे, तभी तो उनका नाम कार्बनिक अम्ल पड़ा है। लेकिन एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि आमतौर पर इन अम्लों को, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं यानी जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, आमतौर पर इन्हें पौधे, जीवों या प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको पौधे और जीवों से क्या मतलब है, मतलब लिविंग सोर्सेस से, हाँ कि ना, और या फिर प्राकृतिक स्रोतों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। ध्यान रहेगा सबको, यस और नो, क्लियर। चलते हैं। अब एक चीज जो हमको और ध्यान रखनी है कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये काफी कमजोर अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से आयोनाइज यानी आयनित नहीं होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जो अम्ल होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके कौन सा आयन रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये H पॉजिटिव जब जल से कमजोर अम्ल है या दुर्बल अम्ल है तो जल से अभिक्रिया कर कर आयन रिलीज नहीं करेंगे, बिल्कुल आयन रिलीज करेंगे, लेकिन जो पानी में पूरी तरह आयनित नहीं होते, मतलब पूरी तरह आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली, समझ रहे हैं आप, इसको करेंगे बट पूरी तरह से आयनित नहीं होते। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। तो पहली बात इसकी परिभाषा में आपको रटना छोड़ दीजिए, रटना नहीं है आपको। अगर आप इस चैप्टर को समझते चलेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रटने के लिए तो फिर तो एक एक टॉपिक इसका आपको काफी डिफिकल्ट लगने वाला है। तो कार्बनिक अम्ल में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली चीज हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, आमतौर पर इन्हें कहां से प्राप्त किया जाता है, पौधे, जीवों या प्राकृतिक स्रोतों से। तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, तीसरा पॉइंट क्या था कि ये पूरी तरह आयनित नहीं होते। पूरी तरह का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिल्कुल आयनित नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कह सकते हैं हम, दुर्बल अम्ल भी बोल सकते हैं। तो और पॉइंट क्या है, वही चीज यहाँ पे भी लिखी पड़ी है, कमजोर अम्ल ये क्यों है, क्योंकि पानी में ये पूरी तरह आयनित नहीं होते। और दूसरी चीज 100% प्राकृतिक, 100% प्राकृतिक होते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि इनको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, पौधों या जीवों से या प्राकृतिक स्रोतों से। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 100% प्राकृतिक होते हैं। जैविक स्रोतों से प्राप्त होने के कारण इन्हें सुरक्षित भी माना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि जैविक स्रोतों से ये प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, 100% प्राकृतिक, या फिर ये हमारे लिए सुरक्षित भी होते हैं। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो क्या कार्बनिक अम्ल आपको क्लियर है, सभी को क्लियर। आइए अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी जो डेली लाइफ है उसमें ये एसिड, अब देखिए मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि किचन केमिस्ट्री, हमारे रसोई घर में जो रसायन है हम उससे जोड़ के इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपका नजरिया है आपके रसोई घर के प्रति, जब आप जाएंगे तो जैसे आपको रसोई घर में जैसे आपको नींबू दिखाई दिया तब, अच्छा ठीक है ये चीज मैं पॉइंट आपको सारे उदाहरण एक्सप्लेन करने के बाद तब बताऊंगा। फिलहाल हम आते हैं कार्बनिक अम्ल के कुछ उदाहरण की तरफ। तो शुरुआत करते हैं, जो पहली कैटेगरी मैंने रखी है वो है फल और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। अलग अलग परीक्षाओं में और एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में डायरेक्ट पूछता है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो बिल्कुल हमारा पहला उदाहरण जो है वो है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो स्रोत क्या है, कहाँ मिलता है हमको सिट्रिक एसिड? नींबू, संतरा और मौसमी जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा या फिर जो खट्टे फल हमारे होते हैं वहां पे हमको मिलता है सिट्रिक एसिड। और खट्टे फलों में काफी बड़े अमाउंट में यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सीधा आपका आंसर क्या होगा? कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको। यही है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है टार्ट्रिक अम्ल, यानी टार्ट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? टार्ट्रिक अम्ल कह लें, टार्ट्रिक एसिड बोल लें। क्या स्रोत है इसका, कहाँ पाया जाता है? इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल, उसका नाम। अगर आपने इन क्लासेस को ध्यान से देख रखा है और जो मैं आपके पास स्लाइड्स लेकर आ रहा हूं, ये पूरी तरीके से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स। किसके लिए? रिवीजन के लिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो हमें चीजें वहां समझ में आ जाती हैं, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद हमारी वो चीजें भूलने लगती हैं। तो अगर वो चीजें भूले ना, इसके लिए अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए मैं स्लाइड्स जो है वो उसी फॉर्म में लेकर आता हूं कि आप बहुत आसानी से यहाँ पे देखकर इनके नोट्स बना पाए। तो जहां पे हमने 2 एसिड डिस्कस कर लिए, टार्ट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा? इमली, अंगूर और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। चलते हैं अपने तीसरे उदाहरण की तरफ, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैलिक अम्ल, या फिर इसी को हम मैलिक एसिड भी बोलते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो मैलिक एसिड कहाँ मिलेगा? मुख्य रूप से सेब और नाशपाती में पाया जाता है। जो मैलिक अम्ल है मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? सेब और नाशपाती में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्या कि सेब या नाशपाती में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? पेपर में ऑप्शन देगा सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इन क्लासेस को बहुत ध्यान से देखा है तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि सेब और नाशपाती में जो पाया जाने वाला अम्ल होता है वो मैलिक अम्ल यानी मैलिक एसिड होता है। तो ये थे हमारे 3 एसिड। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगले 2 जो एसिड हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ऑक्जेलिक अम्ल नंबर 4, एसिड नंबर 4, कार्बनिक अम्ल का चौथा उदाहरण यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, या उसी को हम ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? फोटो में आप देख के समझ चुके होंगे, टमाटर और पालक में पाया जाता है। टमाटर और पालक में पाया जाता है, यानी टोमेटो एंड पालक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिनिच। तो टमाटर और पालक में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका एक और यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, कपड़ों से स्याही के दाग हटाने में भी इसका उपयोग होता है। सपोज अगर आपके कपड़ों पर स्याही गिर गई है, इंक गिर गई है, तो उसको भी क्लीन करने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक स्रोतों में, तो प्राकृतिक स्रोतों में ये टमाटर और पालक में पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टमाटर में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उस एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि जो पालक में ही पाया जाता है वो भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। एसिड नंबर 5, एसिड नंबर 5 कार्बनिक अम्ल का हमारे पास जो 5वां उदाहरण आपके सामने दिख रहा है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसको हम एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो क्या नाम है, कहाँ पाया जाता है? सिरका, सिरका, विनेगर हम सभी ने देखा है कि अलग अलग खाने की चीजों में टेस्ट को इम्प्रूव करने के सिरका डाला जाता है। चाउमीन वगैरह में आपने इसका, जो चाउमीन बनाई जाती है, आप सभी ने चाउमीन कभी ना कभी खाई होगी, तो आपने उसमें सिरके का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर या फिर बहुत बार देखा हो गया कि सिरका डालने से जो उसका टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी पड़ी है, सिरका में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, जिसका उपयोग भोजन संरक्षण और स्वाद के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एसिटिक अम्ल में ध्यान रखना है,
एक चीज और क्या बता दें एसिटिक अम्ल के बारे में, एसिटिक एसिड में एक चीज और बता देते कि इसका जो एक और नाम है, कभी कभार ये इथेनोइक एसिड भी आ जाता है। ये कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड भी बोल देते हैं इसको हम। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं एसिटिक एसिड बोलिए या इथेनोइक एसिड बोलिए, हमारा सिरके में पाया जाने वाला यही एसिड है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो शुरुआत में हमने फल और खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखे, अभी भी है, बट अब प्रोडक्ट कैसे आ गए? डेयरी, चींटी और दैनिक जीवन से जुड़े अम्ल। डेयरी, चींटी या दैनिक जीवन से जुड़े अम्ल। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा एसिड नंबर 6, एसिड नंबर 6 जो है कार्बनिक अम्ल का छठा उदाहरण जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लैक्टिक अम्ल, या उसी को हम लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो दूध और दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध और दही में। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि दूध और दही में पाए जाने वाले अम्ल यानी एसिड का नाम क्या है, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल ही दूध या दही में पाया जाता है। मांसपेशियों में इसके जमा होने से थकान महसूस होती है। जब हम जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो हम वहां ये भी देखेंगे कि जब हमारे मांसपेशियों में कहीं जमा हो जाता है तो हमको थकान महसूस होती है या फिर क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल आप सबको क्लियर है, दूध और दही में पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले उदाहरण नंबर 7 की तरफ। वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको हम विटामिन सी का दूसरा नाम भी है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या स्रोत है इसका? आंवला, अमरूद और खट्टे फलों में यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो पहले तो इसके स्रोत समझिए कि इसके स्रोत क्या होंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, अमरूद या फिर जो खट्टे फल होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। किस काम आता है? यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसको ध्यान रखना है हमको यूज और उसके उदाहरण के साथ। अगले जो हमारा उदाहरण है फॉर्मिक अम्ल। अगला उदाहरण क्या है हमारे पास? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उदाहरण नंबर 8 कार्बनिक अम्ल का, 9 और 10। यहाँ पे हमारे पास तीन उदाहरण और दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 उदाहरण और दिख रहे हैं। फॉर्मिक अम्ल सबसे पहले ये देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि फॉर्मिक अम्ल का स्रोत क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का स्रोत ये है, लाल चींटियां और मधुमक्खियों के डंक में एसिड पाया जाता है। ध्यान देना है कि फॉर्मिक अम्ल, ध्यान दीजिए, इसका एक और नाम होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड का मैंने आपको एक और नाम बताया था इथेनोइक एसिड, ठीक उसी प्रकार फॉर्मिक एसिड इसका भी एक नाम होता है। आईयूपीएसी नेम हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में जब चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जब पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हम इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है मीथेनोइक एसिड या मीथेनोइक अम्ल भी हम उसको बोल सकते हैं। तो क्या स्रोत है, कहाँ मिलेगा? जब चींटी काट लेती है, खास करके कौन सी चींटी? लाल चींटी। मधुमक्खी जब डंक लगाती है, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा लेकिन उसके डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है, बिच्छू का डंक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिच्छू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन के डंक में भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक। तो इन सब के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। उससे होगा क्या? जब हमको काटते हैं इसी एसिड के कारण हमें जलन और क्या महसूस होता है? उसी के कारण हमें जलन और सूजन महसूस होती है। क्योंकि जब चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू जब हमें काटता है तो वो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल यानी कौन सा एसिड रिलीज कर देता है? कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक अम्ल रिलीज कर देता है, तो जिससे हमें जलन और सूजन महसूस होती है। क्लियर है सबको? पेपर में पूछेगा, बता सकते हैं आप। अगला उदाहरण की तरफ चले अगर हम, तो यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल, यह मानव मूत्र में पाया जाता है। जो ह्यूमन यूरिन है, ह्यूमन यूरिन और मानव मूत्र जो होता है उसमें जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है यूरिक एसिड। शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने से गठिया रोग हो सकता है। अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? गठिया रोग।
हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यूरिक एसिड ह्यूमन यूरिन यानी मानव मूत्र में पाया जाने वाला अम्ल है। चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, जो कि उदाहरण अगला है ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ब्यूटायरिक अम्ल, या उसको ब्यूटायरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या स्रोत है उसका? सड़े हुए या पुराने मक्खन में जो मक्खन सड़ जाता है तो उसमें ये अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? क्या नाम ध्यान रखिएगा इसका? ब्यूटायरिक अम्ल। और इससे की गंध जो होती है, जो स्मेल होती है, वो भी काफी तीखी बदल जाती है, जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि वो जो बटर है या जो मक्खन है वो क्या हो चुका है? खराब। कैसे पता लगता है हमको? अजीब सी स्मेल, तीखी गंध के माध्यम से, तीखी गंध के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो बटर है हमारा, यानी जो मक्खन है हमारा, खराब हो चुका है। किस अम्ल की वजह से? यही है वो अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। चलते हैं अपनी आखिरी दो स्लाइड्स की तरफ। अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल कुछ और, जैसे अभी हमने खाद्य और फलों में देखे, उसके बाद डेयरी और अलग चीजों में देखे। अब यहाँ पे कुछ और कार्बनिक अम्ल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें है अगला ग्लूटामिक अम्ल। कौन सा एसिड? ग्लूटामिक एसिड। कहाँ मिलता है? व्हीट, गेहूं। गेहूं में पेपर में अलग अलग कई बार पूछा गया है कि गेहूं में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। ये केवल गेहूं में ही नहीं, ये एक और जगह पाया जाएगा, जिसको मैं अभी आगे जाके उस उदाहरण में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम इस पोर्शन पे है, इस स्लाइड के। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लूटामिक अम्ल है वो गेहूं में पाया जाता है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। वो सारे खाद्य पदार्थ जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा बायो वाला सेशन होगा, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो किन किन अलग अलग पदार्थों से हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है, तो उन सभी पदार्थों में हमारे पास कौन सा अम्ल होता है? ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन गेहूं अलग अलग एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो गेहूं आपको जरूर याद रखना है कि गेहूं में कौन सा अम्ल होता है? ग्लूटामिक अम्ल। चलते हैं अगले अम्ल की तरफ। ये है सल्फेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फेनिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? फोटो देख के आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि प्याज में जो पाया जाने वाला अम्ल है। और ध्यान आपने नोटिस किया होगा, जब प्याज काटते हैं तो आंखों में पानी या आंसू आते हैं, किसकी वजह से? यही है वो अम्ल, यही वो सल्फेनिक अम्ल है, जिसकी वजह से प्याज काटने पर आंखों में होने वाली जलन और आंसू आने के लिए यह अम्ल मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं वो सल्फेनिक अम्ल की वजह से आते हैं। ध्यान रखना है, अनियन में यानी प्याज में पाया जाने वाला अम्ल सल्फेनिक अम्ल है, यानी सल्फेनिक एसिड है, जिसकी वजह से जलन, आंखों में जलन या आंखों में आंसू आते हैं। अब प्याज में एक और एसिड पाया जाता है जिसको आपको याद रखना है, जिसको अभी हमने ग्लूटामिक अम्ल व्हीट में भी देखा था, यानी गेहूं में भी देखा था। वो आपका प्याज में भी पाया जाता है। और प्याज में इसका क्या काम है? यह प्याज में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बनिक अम्ल है। तो ध्यान रखना है, अभी ये पहला ऐसा उदाहरण है कि जिसमें दो अम्ल हमने पढ़े हैं कि तो प्याज में ध्यान रखना है, सल्फेनिक भी और ग्लूटामिक अम्ल भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट स्लाइड्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो यहां से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमने कार्बनिक अम्ल को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो अम्ल है बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे अम्ल हैं वो दो प्रकार के हमने देखे थे। कार्बनिक अम्ल जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमने पौधे भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, या फिर जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो भी हो सकते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड, या फिर हम उसको हिंदी में खनिज अम्ल भी बोलते हैं, वो हमें प्राकृतिक स्रोतों की जगह अकार्बनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उनको लेबोरेटरी में, यानी जो हमारी लैब्स वगैरह होती हैं, उस लैब वगैरह में उनको तैयार किया जाता है। बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड आने वाला है। आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल या किंग ऑफ एसिड यानी रसायनों का राजा भी कहा जाता है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में खनिज अम्ल से शुरुआत करेंगे तो वहां पे हमको कुछ और ऐसे अम्लों के बारे में पता लगेगा जो
कैसे होते हैं, उनको लैब में बनाया जाता है, जो अकार्बनिक होते हैं। तो आज हमने कार्बनिक अम्ल तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से खनिज अम्ल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।